नमस्कार, 80 खबर 80 जिला देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कठारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर भोपाल से है। हनी ट्रैप मामले में मानव तस्करी केस में एसआईटी की सुस्त चाल। जहां 110 दिन के बाद भी एसआईटी हाईकोर्ट नहीं पहुंची है। 12 फरवरी को आरोपी को सेशन कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया था। तो हनी ट्रैप मामले की जो जांच की रफ्तार है वो बेहद धीमी है। एसआईटी की जो रफ्तार है बेहद कम है। 110 दिन के बाद भी अभी तक एसआईटी ने हाईकोर्ट में अभी तक अपनी बात नहीं रखी है। और आपको बता दें कि 12 फरवरी को आरोपी को सेशन कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया था। और खबर दंतेवाड़ा से। दंतेवाड़ा में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 8 लाख का इनामी नक्सली ढेर कर दिया गया है। नक्सली दसरू पुनेम कंपनी नंबर 2 में सक्रिय था। डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई हुई है, जिसमें यह सफलता हासिल हुई है। हुर्रेपाल बेचापाल के पहाड़ी जंगलों में मुठभेड़ हुई है और नक्सली के शव के साथ भरमार बंदूक भी बरामद की गई है। तो सुरक्षा बलों की ज्वाइंट ऑपरेशन में एक इनामी नक्सली को ढेर कर दिया गया है। दंतेवाड़ा से ये अच्छी खबर है। मुठभेड़ में 8 लाख का इनामी नक्सली दसरू पुणे में ढेर किया गया है और कंपनी नंबर 2 में ये सक्रिय था। डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 8 लाख का इनामी था ये नक्सली जो मार गिराया गया है। इसके पास से एक भरमार बंदूक भी बरामद की गई है। अब्दुल हमीद हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अब्दुल, क्या ट्रैक रिकॉर्ड था इस नक्सली का? किन किन वारदातों में ये शामिल रहा? जी हाँ, तो दंतेवाड़ा पुलिस को यहाँ एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी और यहाँ पर 8 लाख का जो नक्सली था उसे यहाँ पर मार गिराने में पुलिस ने कामयाबी पाई है। हालांकि जिस तरीके से पुलिस को सूचना मिली थी कि बड़े नक्सली जो है हुर्रेपाल और बेचापाल के जंगलों में मौजूद है, उनके लिए यहाँ से टीम एसटीएफ और डीआरजी की रवाना की गई थी। बताया जा रहा है दंतेवाड़ा और बीजापुर के यह ज्वाइंट ऑपरेशन था और इसी के तहत यहाँ पर दंतेवाड़ा के जवानों को यहाँ पर सफलता हाथ लगी है और यहाँ पर 8 लाख का पुनेम जिसको यहाँ पर नक्सलियों ने मार गिराया। बताया जा रहा है हार्डकोर नक्सली था या कई वारदातों में शामिल था। जैसा कि आपसे कुछ ही देर पहले की यह मुठभेड़ हुई है और इसे बीजापुर के मिरतुर थाने यहाँ पर बॉडी को ले जाया जा रहा है। बताया जा रहा है इसके पास से एक हथियार भी बरामद हुआ है और अभी फिलहाल जैसा कि जवान अभी पहुंचे नहीं है जिला मुख्यालय, पहुंचने के बाद इसकी और भी जानकारी पुलिस इसका खुलासा करेगी। जी बिल्कुल। अब्दुल, क्या जानकारी है? जब ये मुठभेड़ शुरू हुई कितने नक्सली वहां पर थे, क्या संख्या थी और भाग निकले क्या बाकी, या फिर केवल यही एक नक्सली वहां पर मौजूद था? जी हाँ, जैसा कि पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ पर बड़े नक्सली मौजूदगी है और यहाँ पर बेचापाल के जंगलों में बड़ी मीटिंग चल रही है। नक्सली किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में यहाँ पर मीटिंग आयोजित कर रहे हैं। इसी की सूचना पर दंतेवाड़ा बीजापुर से यहाँ पर टीम निकाली गई थी। बताया जा रहा है कि करीब 60 से 70 नक्सली यहाँ पर मौजूद थे। शुक्रिया अब्दुल आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद आपका। और इस वक्त सीधे दिल्ली लिए चलते हैं जहां पीएम नरेंद्र मोदी सीआईआई के वार्षिक सत्र को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। सुनते हैं। May I now invite our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, our chief guest for this special inaugural session of CII on its 125th year to give his inaugural address. Namaste ji. Thank you विक्रम जी, नमस्ते। सबसे पहले तो सीआईआई को 125 साल सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशंस। इस 125 साल की यात्रा बहुत लंबी होती है। अनेक पड़ाव आए होंगे, अनेक उतार चढ़ाव आए होंगे, लेकिन 125 साल तक एक संगठन को चलाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। उसमें समयानुकूल परिवर्तन आए हैं, व्यवस्थाएं बदली है और पहले तो मैं इन 125 साल में सीआईआई को मजबूती देने में जिन जिन लोगों ने योगदान दिया है,
वैसे सभी पूर्व के आपके महानुभावों को भी इस समय बधाई दूंगा। जो हमारे बीच नहीं होंगे उनको आदरपूर्वक नमन करूंगा और भविष्य में इससे जो संभालने वाले हैं उनको अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता हूं। कोरोना के इस टाइम पीरियड में इस तरह के ऑनलाइन इवेंट्स शायद यही एक न्यू नॉर्मल बनते जा रहा है, लेकिन ये भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो हर मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता बना ही लेता है। आज भी हमें जहां एक तरफ इस वायरस से लड़ने के लिए सख्त कदम उठाने हैं, वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमी का भी ध्यान रखना है। हमें एक तरफ देशवासियों का जीवन भी बचाना है, तो दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को भी स्टेबलाइज करना है, स्पीड अप करना है। इस सिचुएशन में आपने गेटिंग ग्रोथ बैक इस बात को प्राथमिकता दी है और निश्चित तौर पर इसके लिए आप सभी भारतीय उद्योग जगत के लोग बधाई के पात्र हैं। बल्कि मैं तो गेटिंग ग्रोथ बैक से आगे बढ़कर ये भी कहूंगा कि यस वी विल डेफिनेटली गेट अवर ग्रोथ बैक। आप लोगों में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि संकट की इस घड़ी में मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये कैसे बोल सकता हूं। मेरे इस कॉन्फिडेंस के कई कारण हैं। मुझे भारत की कैपेबिलिटीज और क्राइसिस मैनेजमेंट पर बहुत भरोसा है। मुझे भारत के टैलेंट और टेक्नोलॉजी पर भरोसा है। मुझे भारत के इनोवेशन और इंटेलेक्ट पर भरोसा है। मुझे भारत के फार्मर्स, एसएमईज, एंटरप्रेन्योर्स पर भरोसा है और मुझे भरोसा है इंडस्ट्री के लीडर्स पर, आप सभी पर। इसलिए मैं कह रहा हूं यस वी विल गेट आवर ग्रोथ बैक। इंडिया विल गेट इट्स ग्रोथ बैक। साथियों, कोरोना ने हमारी स्पीड जितनी भी धीमी की हो, लेकिन आज देश की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि भारत लॉकडाउन को पीछे छोड़कर अनलॉक फेज 1 में एंटर कर चुका है। अनलॉक फेज 1 में इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा खुल चुका है। काफी हिस्सा अभी 8 जून के बाद और खुलने जा रहा है। यानी गेटिंग ग्रोथ बैक की शुरुआत तो एक प्रकार से हो चुकी है। आज ये सब हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि जब दुनिया में कोरोना वायरस पैर फैला रहा था तो भारत ने सही समय पर, सही तरीके से सही कदम उठाए। दुनिया के तमाम देशों से तुलना करें तो आज हमें पता चलता है कि भारत में लॉकडाउन का कितना व्यापक प्रभाव रहा है। इस लॉकडाउन में भारत ने कोरोना से लड़ाई के लिए फिजिकल रिसोर्सेज को तैयार तो किया ही,
हमने ह्यूमन रिसोर्स को भी बचाने का भरसक प्रयास किया है। ऐसे में अब सवाल ये है कि इसके आगे क्या। इंडस्ट्री लीडर्स के नाते आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि अब सरकार क्या करने जा रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में भी मुझे पक्का विश्वास है कि आपके मन में भी मंथन चलता होगा, कुछ सवाल भी होंगे, और ये बहुत स्वाभाविक है, ऑब्वियस है। साथियों, कोरोना के खिलाफ इकोनॉमी को फिर से मजबूत करना ये हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटीज में से एक प्रमुख प्रायोरिटी है। इसके लिए सरकार जो डिसीजंस अभी तुरंत लेने जरूरी है वो तो एक के बाद एक ले ही रही है, लेकिन साथ साथ में ऐसे भी फैसले लिए गए हैं जो लॉन्ग रन में देश की मदद करेंगे। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ने गरीबों को तुरंत लाभ देने में बहुत मदद की है। इस योजना के तहत करीब 74 करोड़ बेनिफिशियरीज उनके घर तक राशन पहुंचाया जा चुका है। प्रवासी श्रमिकों के लिए भी फ्री राशन पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा अभी तक गरीब परिवारों को 53,000 करोड़ रुपीस यानी 53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा चुकी है। महिलाएं हो, दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो, श्रमिक हो, हर किसी को इससे लाभ मिला है। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने गरीबों को 8 करोड़ से ज्यादा गैस सिलेंडर उनके घर तक मुफ्त में पहुंचा दिया है। इतना ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर्स के करीब 50 लाख एम्प्लॉयज के खाते में 24% ईपीएफ कंट्रीब्यूशन भी सरकार ने किया है। इनके खाते में करीब 800 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। साथियों, भारत को फिर से तेज विकास के पथ पर लाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 बातें बहुत आवश्यक है। इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। हाल में जो बोल्ड फैसले लिए गए हैं उसमें भी आपको इन सभी की झलक मिल जाएगी। इन फैसलों के साथ हमने तमाम सेक्टर्स को फ्यूचर रेडी किया है। इसी वजह से आज भारत एक नए ग्रोथ ओरिएंटेड फ्यूचर की दिशा में बड़ी उड़ान के लिए तैयार है। साथियों, हमारे लिए रिफॉर्म्स ये कोई रैंडम या स्कैटर्ड डिसीजन नहीं रहे हैं। हमारे लिए रिफॉर्म्स सिस्टमैटिक, प्लान, इंटीग्रेटेड, इंटरकनेक्टेड और फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है। हमारे लिए रिफॉर्म्स का मतलब है फैसले लेने का साहस करना और उन्हें
लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना, आईबीसी हो, बैंक मर्जर हो, जीएसटी हो, फेसलेस इनकम टैक्स असेसमेंट की व्यवस्था हो, हमने हमेशा व्यवस्थाओं में सरकार के दखल को कम करने, और मैंने तो लाल किले पर भी कहा था कि लोगों से, जिंदगी से सरकार को जितना हम कम कर सकते हैं हम करना चाहते हैं। प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए एनकरेजिंग इकोसिस्टम खड़ा करने पर हम लगातार बल देते रहे हैं, कदम उठाते रहे हैं। इसी वजह से सरकार आज ऐसे पॉलिसी रिफॉर्म्स भी कर रही है जिनकी देश ने एक प्रकार से उम्मीद भी छोड़ दी थी। लोगों ने मान लिया था भाई ये तो हमारे देश में नहीं हो सकता है, ऐसी चीजें होने लगी हैं। अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं तो हमारे यहां आजादी के बाद जो नियम कायदे बने उसमें किसानों को बिचौलियों के हाथों में छोड़ दिया गया था। किसान कहां फसल बेच सकता है, कहां नहीं बेच सकता है, इस तक के नियम बहुत सख्त थे। किसानों के साथ दशकों से हो रहे अन्याय को दूर करने की इच्छा शक्ति हमारी सरकार ने दिखाई है। एपीएमसी एक्ट में बदलाव के बाद अब किसानों को भी उनके अधिकार हासिल होंगे। किसान अब जिसे चाहे, जहां चाहे और जब चाहे अपनी फसल अपनी शर्तों पर, किसान की शर्तों पर वो फसल बेच सकते हैं। अब कोई किसान अपनी फसल देश के किसी भी राज्य में ले जाकर बेच सकता है। पहले तो इस पर भी बंधन थे। साथ ही वेयरहाउसेस में रखे अनाज या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के जरिए भी बेचे जा सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं इससे एग्री बिजनेसेस के लिए कितने नए रास्ते खुलने जा रहे हैं। साथियों, इसी तरह हमारे श्रमिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए लेबर रिफॉर्म्स भी किए जा रहे हैं। जिन नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर को इजाजत ही नहीं थी, उन्हें भी खोला गया है। आपका ध्यान इस पर भी गया होगा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर चलते हुए हम वो फैसले भी ले रहे हैं जिसकी मांग बरसों से हो रही थी। साथियों, दुनिया का तीसरा वो देश जिसके पास बहुत बड़ी मात्रा में कोयले का भंडार हो, कोल रिजर्व हो, जिसके पास आप जैसे साहसी और उद्यमी व्यापार जगत के लीडर्स हो, लेकिन फिर भी उस देश में बाहर से कोयला आए, कोल इंपोर्ट हो, तो उसका कारण क्या है? आप भी जानते हैं, देश भी जानता है। कभी सरकार रुकावट बनी रही, कभी नीतियां रुकावट बनी रही, लेकिन अब कोल सेक्टर को इन बंधनों से मुक्त करने का काम शुरू कर दिया गया है। अब कोल सेक्टर में कॉमर्शियल माइनिंग को परमिट कर दिया गया है। पार्सली एक्सप्लोर्ड ब्लॉक्स को भी अलॉटमेंट करने की परमिशन दी गई है। इसी तरह
मिनरल माइनिंग में भी अब कंपनियां एक्सप्लोरेशन के साथ साथ माइनिंग का काम एक साथ कर सकती है। इन फैसलों के कितने दूरगामी परिणाम होने वाले हैं, ये इस सेक्टर से परिचित लोग अच्छी तरह जानते हैं। साथियों, सरकार जिस दिशा में बढ़ रही है, उससे हमारा माइनिंग सेक्टर हो, एनर्जी सेक्टर हो या रिसर्च और टेक्नोलॉजी हो, हर क्षेत्र में इंडस्ट्री को भी अवसर मिलेंगे और यूथ के लिए भी नई अपॉर्चुनिटीज खुलेगी। इस सबसे भी आगे बढ़कर अब देश के स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में भी प्राइवेट प्लेयर्स की भागीदारी एक रियलिटी बन रही है। आप चाहें स्पेस सेक्टर में निवेश करना चाहें, एटॉमिक एनर्जी में नई अपॉर्चुनिटीज को तलाशना चाहें, पॉसिबिलिटीज आपके लिए पूरी तरह से खुली हुई हैं। हर अवसर आपका इंतजार कर रहा है। साथियों, आप ये भली भांति जानते हैं कि एमएसएमई सेक्टर की लाखों यूनिट्स हमारे देश के लिए इकोनॉमिक इंजन की तरह हैं। इनका देश की जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और ये कंट्रीब्यूशन करीब करीब 30% का है। एमएसएमईज की डेफिनेशन स्पष्ट करने की मांग लंबे समय से उद्योग जगत कर रहा था। अब वो उद्योग जगत की पूरी मार्ग भी पूरी हो चुकी है। इससे एमएसएमईज बिना किसी चिंता के ग्रो कर पाएंगे और उनको एमएसएमईज का स्टेटस बनाए रखने के लिए दूसरे रास्तों पर चलने की जरूरत नहीं रहेगी। देश के एमएसएमईज में काम करने वाले करोड़ों साथियों को लाभ हो, इसके लिए 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर्स को खत्म कर दिया गया है। इससे हमारे छोटे उद्योगों को ज्यादा अवसर मिलेगा। एक तरह से आत्मनिर्भर भारत पैकेज एमएसएमई सेक्टर के इंजन के लिए फ्यूल का काम करने वाला है। साथियों, ये जो फैसले हैं उनकी रिलेवेंस समझने के लिए आज की ग्लोबल सिचुएशंस को देखना और उसे समझना भी बहुत आवश्यक है। आज विश्व के तमाम देश पहले की तुलना में एक दूसरे का साथ और अधिक चाहते हैं। देशों में एक दूसरे की जरूरत और ज्यादा पैदा हुई है, लेकिन इसी के साथ ये चिंतन भी चल रहा है कि पुरानी सोच, पुरानी रीति नीति, पुरानी पॉलिसीज क्या आज कारगर होगी क्या? स्वाभाविक है कि इस समय नए सिरे से मंथन चल रहा है और ऐसे समय में भारत से दुनिया की अपेक्षा, एक्सपेक्टेशंस और बड़ी है। आज दुनिया का भारत पर विश्वास भी बढ़ा है और नई आशा का संचार भी हुआ है। आपने भी देखा है कि कोरोना के संकट में जब किसी देश के लिए दूसरे की मदद करना मुश्किल हो रहा था, हर कोई अपने को संभालने में लगा था,
ऐसी संकट की घड़ी में भारत ने 150 से ज्यादा देशों को मेडिकल सप्लाई भेजकर उनके लिए मानवीय मदद का काम किया है। साथियों, वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर ए ट्रस्टेड, रिलायबल पार्टनर। भारत में पोटेंशियल है, स्ट्रेंथ है, एबिलिटी है। आज पूरे विश्व में भारत के प्रति जो ट्रस्ट डेवलप हुआ है, उसका आप सभी को, भारत की इंडस्ट्री को पूरा फायदा उठाना चाहिए। ये आप सभी की जिम्मेदारी है, सीआईआई जैसे संगठनों की जिम्मेदारी है कि मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया के साथ ट्रस्ट, क्वालिटी, कॉम्पिटिटिवनेस तीनों जुड़ा हो। आप 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, सरकार 4 कदम आगे बढ़कर आपका साथ देगी। प्रधानमंत्री के तौर पर मैं आपको भरोसा दे रहा हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। भारतीय उद्योग जगत के लिए ये राइज टू द ओकेजन की तरह है। ट्रस्ट मी, गेटिंग ग्रोथ बैक इतना मुश्किल भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि अब आपके पास, इंडियन इंडस्ट्रीज के पास एक क्लियर पाथ है। आत्मनिर्भर भारत का रास्ता, सेल्फ रिलायंट इंडिया का पाथ। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि हम और ज्यादा स्ट्रांग होकर दुनिया को एम्ब्रेस करेंगे। आत्मनिर्भर भारत वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ पूरी तरह इंटीग्रेटेड भी होगा और सपोर्टिव भी। लेकिन ध्यान रखिएगा, आत्मनिर्भर का मतलब ये भी नहीं है कि हम स्ट्रैटेजिक क्षेत्रों में किसी पर निर्भर रहें। हम उस स्थिति में नहीं रहना चाहते। इट इज अबाउट क्रिएटिंग स्ट्रांग एंटरप्राइज इन इंडिया, enterprises that can become global forces. It is about generating employment. It is about empowering our people to come out and create solutions that can define the future of our country. हमें एक ऐसी रोबस्ट लोकल सप्लाई चेन के निर्माण में इन्वेस्ट करना है जो ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी को स्ट्रेंथन करे। इसी अभियान में सीआईआई जैसी दिग्गज संस्था को, मुझे लगता है आपको भी पोस्ट कोरोना नई भूमिका में आगे आना होगा। अब आपको चैंपियंस ऑफ इंडिजिनस इंस्पिरेशंस बनकर आगे आना है। आपको डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की रिकवरी को फैसिलिटेट करना है, नेक्स्ट लेवल ग्रोथ को आसिस्ट करना है, सपोर्ट करना है। आपको इंडस्ट्री को, अपने मार्केट को ग्लोबली एक्सपांड करने में मदद करना है। साथियों, अब जरूरत है कि देश में ऐसे प्रोडक्ट्स बने जो मेड इन इंडिया हो, मेड फॉर द वर्ल्ड हो। कैसे हम देश का आयात कम से कम करें, इसे लेकर क्या नए लक्ष्य तय किए जाएं, उस पर सोचने की जरूरत है। हमें तमाम सेक्टर्स में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपने टारगेट तय करने ही होंगे। यही संदेश मैं आज
इंडस्ट्री को देना चाहता हूं और देश यही अपेक्षा भी आपसे रखता है। साथियों, देश में मैन्युफैक्चरिंग को, मेक इन इंडिया को रोजगार का बड़ा माध्यम बनाने के लिए आप जैसे तमाम इंडस्ट्री के संगठनों से चर्चा करके ही कई प्रायोरिटी सेक्टर्स की पहचान की गई है। इनमें से फर्नीचर, एयर कंडीशनर, लेदर एंड फुटवेयर, इन 3 सेक्टर्स पर काम शुरू भी हो चुका है। सिर्फ एयर कंडीशनर को लेकर ही हम अपनी डिमांड का 30% से अधिक इंपोर्ट करते हैं। इसको हमें तेजी से कम करना है। इसी तरह दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा लेदर प्रोड्यूसर होने के बावजूद ग्लोबल एक्सपोर्ट में हमारा शेयर बहुत कम है। साथियों, कितने ही सेक्टर्स हैं जिसमें हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। बीते सालों में आप सभी साथियों के सहयोग से ही देश में वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें बनी हैं। देश आज मेट्रो के कोच निर्यात कर रहा है। इसी तरह तो पीएम नरेंद्र मोदी सीआईआई के 125 साल पूरे होने पर वार्षिक सत्र में बोल रहे थे। अर्थव्यवस्था पर उन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी है। जो काम किए गए हैं अर्थव्यवस्था के मद्देनजर, लॉकडाउन के बाद श्रमिकों के लिए, कामगारों के लिए क्या क्या मददें पहुंचाई गई हैं वो भी जिक्र किया। और खास तौर से पोस्ट लॉकडाउन सीआईआई जैसी संस्थाओं की भूमिका को उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण बताया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक बाद एक बार फिर रुख खबरों का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 नेटवर्क समूह के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अमित शाह ने इंटरव्यू में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने पर भी बात की। राहुल जोशी ने अमित शाह से पूछा कि जब देश भर की नजर कोरोना पर थी और आप भी गृह मंत्रालय में अहम जिम्मेदारी संभाल रहे थे, इसके बीच में भी आप मध्य प्रदेश में सरकार बनाने से नहीं चूके। इस पर बीजेपी गृह मंत्री और अमित शाह ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, ये कांग्रेस के भीतर का मामला था। मध्य प्रदेश की सरकार बचाने की जिम्मेदारी मेरी कैसे हो सकती है? ये जिम्मेदारी राहुल और सोनिया गांधी की थी। अमित शाह ने आगे कहा उनकी पार्टी से इतने बड़े बड़े नेता इस्तीफा देकर निकल गए, इतना बड़ा गुट निकल गया और किसी ने दल बदल नहीं कराया, सबने इस्तीफा दिया। इसके बाद बीजेपी में शामिल हुए। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया पर गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के अंदर नेतृत्व के प्रति श्रद्धा कम होने के चलते ये विद्रोह हुआ। इसकी जिम्मेदारी सोनिया और राहुल गांधी की थी। बता दूं कि किसी ने दल बदल नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि ये लॉकडाउन से पहले हुआ। देश की नज़र कोरोना पे थी। आप बहुत बड़ा एक रोल उस पर आप अदा कर रहे हैं। आप एमएचए पूरा एक नज़र रखे हुए है पूरे देश में। इसके बीच में भी आप मौका नहीं चुके और मध्य प्रदेश में आपने जो है सरकार बदल दी। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया कू आपने कैसे किया? मैंने नहीं किया है। कांग्रेस के अंदर नेतृत्व के प्रति श्रद्धा कम होने के कारण कू हुआ है। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, इसको बचाने की जिम्मेदारी मेरी कैसे हो सकती है? इसको बचाने की जिम्मेदारी सोनिया जी और राहुल जी की है। उनके यहां से इनके इतने बड़े नेता नाराज होकर इस्तीफे देकर निकल गए, इतना बड़ा ग्रुप निकल गया और किसी ने दल बदल नहीं करा है। सबने इस्तीफे दिए हैं और बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करिए। अब मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी इनका फैसला सही था या गलत था। मगर मैं स्पष्ट कर दूं, ये लॉकडाउन होने के पहले हुआ है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने बयान की निंदा की है। उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए केंद्र को जिम्मेदार बताया। वहीं नरोत्तम मिश्रा के कमलनाथ सरकार के चलते प्रदेश में कोरोना फैलने वाले बयान पर कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने में जुटी है।
हमारे प्रदेश के गृह मंत्री का एक बयान आता है जिसमें कहते हैं वो एयरपोर्ट के रास्ते से कोरोना इंदौर आया और उसके जरिए पूरे प्रदेश में फैला। इसका मतलब है कि प्रदेश के गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री कहते हैं आपका फेलिवर है। और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान आया कि किसी भी कांग्रेस की विपक्ष की सरकार बचाने की जिम्मेवारी मेरी नहीं है। अमित शाह जी, ये सही है कि विपक्ष की सरकार बचाने की जिम्मेवारी आपकी नहीं है, पर विपक्ष को सरकार गिराने में 1000 करोड़ के पैकेज से देश की सरकार लग जाए तो फिर तो लोकतंत्र की हत्या हुई। प्रदेश की सरकार आप नहीं बचाओ, आपकी जिम्मेवारी नहीं है, पर देश का लोकतंत्र तो आपको बचाना है। पर उसकी हत्या अगर मेरे देश की सरकार करने में लग जाए तो इतिहास याद रखेगा कि किस व्यक्ति ने किस तरीके से मध्य प्रदेश और देश का लोकतंत्र की हत्या की। मैं मानता हूं उसके लिए देश की सरकार ही जिम्मेवार है। और बड़ी खबर है, राजभवन में फिर कोरोना का मरीज मिला है। कल ही राजभवन को कंटेनमेंट मुक्त घोषित किया गया था। एक मरीज के संक्रमित मिलने के बाद फिर राजभवन में हड़कंप मचा हुआ है। अब तक राजभवन में कुल 11 लोग कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। ये बड़ी खबर है, एक और नया कोरोना संक्रमित मरीज राजभवन में मिला है और कल ही पूरे राजभवन को कंटेनमेंट मुक्त घोषित कर दिया गया था। अब एक और मरीज मिलने के बाद राजभवन में हड़कंप मचा हुआ है, चिंताएं फिर बढ़ गई हैं। अभी तक कुल अगर हम संख्या की बात करें तो राजभवन से कुल 11 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं और आज एक फिर ये नया मामला सामने आया है। हालांकि इससे पहले संक्रमण कंटेनमेंट जोन मुक्त घोषित कर दिया गया था राजभवन को। पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, अब एक और नया मरीज और स्वाभाविक है कि अब चिंताएं फिर बढ़ गई होंगी। फिर ये शख्स किस किस के संपर्क में रहा, किसके कांटेक्ट में आया, अब इसकी जांच शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके की घटना सामने आई है, एक बार फिर राजभवन में हड़कंप मचता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल ही की बात है जब राजभवन को कंटेनमेंट मुक्त घोषित किया गया था। सैंपलिंग्स कलेक्ट करने के बाद कल तक 10 लोग पॉजिटिव आए थे, लेकिन आज जो मामला आया है उसमें एक और शख्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद राजभवन में अब तक कुछ 11 मतलब कुल मिलाकर के 11 लोग पॉजिटिव मिल चुके हैं। इसके बाद राजभवन एक बार फिर से सवालों के घेरे में हो गया है कि जब कल ही कंटेनमेंट मुक्त उसे घोषित किया गया है तो अब आगे क्या कुछ सतर्कता और सावधानी बरती जाएगी, क्योंकि तमाम सावधानी के उपाय बढ़ते जा रहे थे। राजभवन में राज्यपाल की भी टेस्टिंग की गई थी, 2 बार उनकी टेस्टिंग हुई और अच्छी बात यह रही कि दोनों ही रिपोर्ट में वो नेगेटिव आए थे। तो कहीं ना कहीं राज्यपाल तो इससे सेफ होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन राजभवन पूरी राजधानी का सबसे सेफ एरिया, सबसे सेफ प्लेस माना जाता है। और ऐसे में जब वहां पर कोरोना की एंट्री हो जाती है तो कहीं ना कहीं कई सवाल भी खड़े होते हैं कि तमाम सावधानी और तमाम सुरक्षा के होते हुए भी इस तरीके की एंट्री हो रही है। यकीनन बिना देरी किए हुए वहां पर सभी लोगों को क्वारंटाइन भी किया गया है। जरूरत पड़ी तो हाल ही के हाल तत्काल प्रभाव से वहां पर सैंपलिंग और टेस्टिंग का काम भी किया गया। लगभग 395 की संख्या में वहां पर से सैंपल टेस्टिंग किए गए थे, जिसमें से 10 लोग पॉजिटिव आए थे। और आज जब फिर एक नया मामला आया है तो फिर जाकर के कह सकते हैं कि अब सावधानी और बढ़ाने की जरूरत है और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि वैसे भी स्वास्थ्य विभाग की पूरी आशंका है कि जून के महीने में ये कोरोना के मामले और बढ़ते हुए ही नजर आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, और बढ़ सकते हैं जून के महीने में कोरोना संक्रमण के मामले। रहिएगा पूजा, आगे भी आपसे बात करेंगे। और एक और अहम खबर, राजधानी भोपाल में 39 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो ये नए मरीज हैं, 39 और नए मरीज जुड़ गए हैं अब राजधानी भोपाल में। शहर के हॉट स्पॉट जोन से ये सभी कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री स्वास्थ्य विभाग तलाश रहा है। नए पॉजिटिव मरीजों को फोन कर ट्रेस किया जा रहा है और इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। वहीं इलाजरत एक मरीज की मौत भी हुई है। तो भोपाल से 39 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं, जबकि एक मरीज की मौत हुई। पूजा हमारे साथ इस खबर पर भी बनी हुई है। पूजा, 39 नए कोरोना संक्रमण के मामले, ये भी ज्यादातर कंटेनमेंट जोन्स या हॉट स्पॉट से ही हैं। पूजा,
जी बिल्कुल, देखिए 39 फिर नए मामले आए हैं और ये सारे वही लोग हैं जो पॉजिटिव मरीज के फर्स्ट कांटेक्ट में आए थे, क्योंकि विभाग ने अब एक नई नीति तैयार की है। इस स्ट्रैटेजी के तहत उन लोगों की सैंपलिंग की जा रही है जो फर्स्ट कांटेक्ट पर्सन माने जाते हैं, यानी जब भी किसी की कांटेक्ट हिस्ट्री तलाश की जाती है तो उन लोगों को चिन्हित किया जाता है जो भी कोरोना संक्रमित मरीज के पहले कांटेक्ट में आए हों और उनकी सैंपलिंग की जाती है। तो ये जो नए मामले आए हैं ये भी तमाम वही लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव लोगों के ज्यादा संपर्क में आए हैं, फर्स्ट कांटेक्ट पर्सन माने जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसकी बड़ी वजह ये भी है कि जो संक्रमण की चेन है वो किसी ना किसी तरह नहीं टूट पा रही है और जो हॉटस्पॉट जोन है वहां पर ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यही वजह है कि हॉटस्पॉट जोनों में ही ये बढ़ती हुई संख्या देखने को मिल रही है। जो भी नए मामले बीते दिनों से सामने आ रहे हैं वो इन हॉटस्पॉट जोनों से ही निकल के आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये संक्रमण की चेन का ही एक कह सकते हैं कि नतीजा है कि लोग खुद को सही तरीके से पूरी गाइडलाइन का पालन करते हुए ना क्वारंटाइन कर पा रहे हैं और ना ही आइसोलेट रख रहे हैं, जिसकी वजह से शहर में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज फिर इसी को देखने को मिला है कि जो नए मरीज आए हैं उनकी भी अब कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है और साथ ही साथ उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया जा रहा है। फोन पर ट्रेसिंग का काम चल रहा है और ट्रेस करने के साथ ही उनका पता लगाते हुए ही स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर पहुंचती है, लोगों को एम्बुलेंस में अपने साथ लेकर के। ठीक बात है, अब ट्रेस किया जा रहा है इन सभी लोगों को। जो नए मामले सामने आए 39 नए मामले कोरोना संक्रमण के भोपाल से और एक मौत भी हुई है। पूजा, इसके बारे में क्या डिटेल है? सिलसिला लगातार जारी है। वो बुजुर्ग जो हैं उनकी ही मौत होती हुई सामने आ रही है या फिर वो लोग इसमें शामिल होते हैं जिनकी पहले ही मौत हो चुकी होती है। संदिग्ध के तौर पर उनके सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं, तब जाकर के रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। फिलहाल ये जो मौत का सिलसिला जारी है, ये सबसे ज्यादा जिस चीज से जुड़ा है वो इम्यूनिटी है। जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है वो कहीं ना कहीं कोरोना की जंग लड़ते लड़ते हार जाते हैं। बिल्कुल इम्यूनिटी वीक है तो वैसे लोगों को खतरा बहुत ज्यादा है। बच्चे और बुजुर्गों के लिए कोरोना से सबसे ज्यादा बचाव की दरकार है। शुक्रिया पूजा आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब खबर सागर से, जहां कांग्रेस नेता कमलेश साहू ने गोपाल भार्गव के कोरोना टेस्ट कराने की मांग की है। भार्गव के स्टाफ में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान से निवेदन कर भार्गव को 14 दिन क्वारंटाइन करने की मांग भी की है। पंडित गोपाल भार्गव के निजी स्टाफ के 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। और गोपाल भार्गव स्वयं पिछले 10-12 दिन उनके साथ रहे हैं और जो उन्होंने लंगर 10-12 दिन यहाँ 15 दिन लंगर चलाया है उसमें स्वयं गोपाल भार्गव वहाँ बैठ के भोजन किए हैं। वहाँ बैठ के उन्होंने भोजन वितरण का काम किया है बगैर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए हुए, बगैर मास्क लगाए हुए, बगैर हाथों में सैनिटाइज या ग्लव्स वगैरह प्रयोग न करते हुए, और भीड़ भाड़ में, ट्रकों में, बसों में स्वयं जाके और उन्होंने भोजन दिया है। तो इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि और भी लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसलिए मैं ये मांग करता हूँ प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी से, मैं मांग करता हूँ कि पंडित गोपाल भार्गव जी की, चूँकि हमारे दिल्ली विधानसभा के वरिष्ठ नेता हैं, काफ़ी उम्र उनकी हो चुकी है, 70 साल के आसपास उनकी उम्र है। मैं शिवराज सिंह जी से निवेदन करता हूँ कि पंडित गोपाल भार्गव जी की विशेषज्ञों द्वारा और स्वयं मुख्यमंत्री महोदय अपनी देखरेख में उनकी जांच कराएं। और एक तरफ सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया, वहीं जिम्मेदार ही लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। रतलाम में आलोट विधायक मनोज चावला को लॉकडाउन उल्लंघन करना महंगा पड़ गया। उन पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने आलोट कृषि मंडी के सामने प्रदर्शन किया था। विधायक पर धारा 188 और 341 के तहत मामला दर्ज किया गया है। खबर भिंड से। भिंड में दुकानदार की दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी। वेल्डिंग दुकान में घुसकर दुकानदार को पीटा गया है। पिटाई की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। मारपीट में आधा दर्जन लोग जख्मी हुए हैं। दबंगों के डर से पीड़ितों ने शिकायत ही नहीं कराई थी। मेगांव थाना क्षेत्र के बीच बाजार की ये घटना बताई जा रही है। तो भिंड से ये तस्वीरें सामने आई, सीसीटीवी फुटेज है। दरअसल दबंगों ने दुकानदार की बुरी तरह से पिटाई की थी दुकान में घुसकर, और इस पूरे घटनाक्रम में कई लोग जख्मी भी हुए थे। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।
ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। दबंगों ने दुकान के अंदर घुसकर दुकानदार और उसके साथियों को पीटा था। आधा दर्जन लोग इसमें जख्मी हुए थे। हालांकि चूंकि दबंगों के डर से इस मामले की शिकायत ही नहीं कराई गई थी। भिंड के मेहगांव थाना क्षेत्र के बीच बाजार की यह घटना बताई जा रही है। यानी कि दबंगों को किसी भी चीज का खौफ है नहीं, किसी भी चीज का डर नहीं है और खुलेआम बीच बाजार वारदात अंजाम दी गई थी, पिटाई की गई। और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर भोपाल से। भोपाल पुलिस ने लॉकडाउन के बीच पार्टी करते रईसजादों को गिरफ्तार किया है। मामला कोईफिजा थाना क्षेत्र का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके के टर्टल आइसलैंड रेस्टोरेंट एवं हुक्का बार में पार्टी चल रही है। इसमें शहर के कई रईसजादे शामिल थे। पुलिस ने तत्काल रेस्टोरेंट पर दबिश दी और वहां से पार्टी कर रेस्टोरेंट संचालक सहित 16 रईसजादों को गिरफ्तार कर लिया। सभी के खिलाफ धारा 188 और कलेक्टर भोपाल के आदेश का उल्लंघन, कर्फ्यू के दौरान अवैध रूप से हुक्का लाउंज खोलने और नशे का सेवन करने का मामला दर्ज किया गया है। तो ये खबर भोपाल से है। आपको फिर बता दें, भोपाल पुलिस ने लॉकडाउन के बीच पार्टी करते रईसजादों को गिरफ्तार किया है। मामला कोईफिजा थाना इलाके का है, जहां पर यह पार्टी चल रही थी। टर्टल आइसलैंड रेस्टोरेंट में यह पार्टी जारी थी और पुलिस को यह सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने टर्टल आइसलैंड रेस्टोरेंट और हुक्का बार में जाकर छापेमारी की, इन लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें शहर के कई रईसजादे बताया जा रहा है कि शामिल हैं, जो पार्टी में शरीक हुए थे। और पुलिस ने तत्काल रेस्टोरेंट पर दबिश दी और वहां से पार्टी कर रहे रेस्टोरेंट संचालक सहित 16 रईसजादों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी के खिलाफ धारा 188 और कलेक्टर भोपाल के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप है। कर्फ्यू के दौरान अवैध रूप से हुक्का लाउंज खोलने और नशे का सेवन करने का मामला दर्ज किया गया है। तो ये टर्टल आइलैंड है, रेस्टोरेंट है इस नाम का, और इसी में ये पार्टी चल रही थी। बताया जा रहा है कि कई रईसजादे इस पार्टी में शरीक हुए थे। उधर केरल से एक श्रमिक ट्रेन 263 श्रमिकों को लेकर रात 3 बजे मुरैना स्टेशन पर पहुंची। इन मजदूरों में जिले के सबसे ज्यादा मजदूर हैं। बाकी श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, भिंड, शिवपुरी के भी मजदूर हैं। यहां पहुंचने के बाद इनकी थर्मल स्कैनिंग की गई। इसके बाद बस से इन श्रमिकों को उनके गांव के लिए रवाना किया गया। इन सभी श्रमिकों को घर पर 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन के निर्देश दिए गए। ट्रेन है जो एर्नाकुलम केरल से चल के आई है और इसका एंड पॉइंट मुरैना था। ये बीच में इटारसी, विदिशा 2 हाल्टेज थे, तो वहाँ सवारी उतारते हुए यहाँ आई। यहाँ पे करीब 263 जो मजदूर थे वो अपने मुरैना के आए हैं। 60 लोग आए हैं श्योपुर के, 9 हैं शिवपुरी के और ग्वालियर के हैं। ऐसे ही 5 हैं और 1 भिंड का है और दतिया के हैं 6 लोग। कहाँ से आप लोग आ रहे हो? केरल से। कैसे यहाँ पहुँचे मुरैना? रेलवे ट्रेन से। अच्छा, कब से फंसे थे आप लोग? 2-3 महीने हो गए थे। सुनील, कहाँ फंसे हुए थे आप लोग? केरल में। केरल में कब से फंसे थे? क्या वहाँ किस तरह की परेशानी आई? वहाँ पे सब बंद हो गया था, खाने पीने के लिए प्रॉब्लम हो रही थी। और आज पूरे प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। दरअसल अरब सागर में उठने वाली समुद्री तूफान का मध्य प्रदेश में भी असर दिखाई देगा। आज से भोपाल के साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की संभावना है। सबसे ज्यादा असर इंदौर और उज्जैन संभागों के जिलों में दिखाई देगा। इंदौर और उज्जैन संभागों के इंदौर, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, धार, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी में भारी बारिश की आशंका है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 3 से 4 और 5 जून को भारी बारिश हो सकती है।
बात चक्रवाती तूफान निसर्ग की, जो कि गुजरात के तट पर 3 जून को दस्तक दे सकता है। इसके मद्देनजर महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन दीव और दादर नगर हवेली में अलर्ट जारी किया गया है। इससे होने वाली तबाही की आशंका को देखते हुए राज्य ने निचले स्थानों पर रहने वालों को निकालने का आदेश दिया है। साथ ही आधा दर्जन से अधिक जिलों में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ को अलर्ट किया गया है और निसर्ग के खतरे से निपटने के लिए कुल एनडीआरएफ 23 टीमों को तैनात किया गया है। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।